हेलो दोस्तों, मैं बिहार टीचर बहाली बीपीएससी टीआरई 4 के लिए दोस्तों हम पढ़ाते हैं साइंस का निचोड़ प्रश्न। ये दोस्तों 9th क्लास का दोस्तों प्रश्न है। चैप्टर 10 का होगा दोस्तों ये प्रश्न। तो पढ़ते हैं आज का प्रश्न दोस्तों। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। यही पूर्ण सत्य है दोस्तों। प्रत्येक जीव जंतु में ऊर्जा कौन देते हैं दोस्तों? सूर्य देते हैं। प्रत्येक जीव जंतु सूर्य पर ही निर्भर है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य ही है। इस बात को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य करने में ऊर्जा की हानि होती है। ये बात सही है। नेक्स्ट है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जिसे जे से सूचित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 kg जूल बराबर क्या होता है? 1000 जूल होता है। इस बात को याद रखिएगा। ये दोस्तों ऊर्जा के प्रकार है: स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिशील वस्तु, जितना भी दोस्तों गतिशील वस्तु है दुनिया में, सब में गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। गोली दोस्तों गति में रहते हैं तो गतिज ऊर्जा है उसमें। बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, गिरता हुआ नारियल, चलता हुआ कार। वस्तु के स्थान में परिवर्तन आना चाहिए। जब वस्तु के स्थान में परिवर्तन आ जाएंगे तो उसमें अगर पूछा जाएगा कौन ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कार में है, ठीक, और वही कार दोस्तों गति कर रहा है, तो हम दोस्तों पूछेंगे इसमें व्यक्ति कौन ऊर्जा में है और कार कौन ऊर्जा में है। तो दोस्तों कार जो है वह गतिज ऊर्जा में है, जैसा कि हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं कि वो वस्तु का स्थान में चेंज आ रहा है। लेकिन व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है कार में, तो वह होंगे स्थितिज ऊर्जा में। बैठा हुआ व्यक्ति स्थितिज ऊर्जा में आ जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति विराम अवस्था में है और कार गति कर रहा है। कार के साथ भले ही व्यक्ति गति में क्यों ना हो, वह स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आएंगे। किसी खिलौना कार में चाबी भरना, मान लेते दोस्तों ये कार है खिलौने वाला जो बच्चे, और पीछे में दोस्तों ये चाबी होता है भरने वाला, इसको घुमाते हैं चाबी को तो कार जाने लगता है। तो इस बात को समझ गए होंगे। तो इस कार में दोस्तों बच्चे वाला जो कार होता है उसमें ऊर्जा कहीं और लगाते हैं, गति कोई और करता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण देखिए, तीर है, धनुष है। हम लोग दोस्तों ऊर्जा किस पे लगाते हैं? धनुष पे। उड़ता है कौन? तीर। तो स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों समझे। जैसे कार में बैठा व्यक्ति, ऊर्जा में कौन है? कार। और जाता कौन है उसमें बैठ के? व्यक्ति। तो दोस्तों ऊर्जा लगाते हैं कार में, जाता है व्यक्ति, तो कौन ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक उसी प्रकार ऊर्जा लगाते हैं हम लोग धनुष पर, उड़ता है तीर, तो ऊर्जा कहीं और लगता है, जाता है कोई और, तो उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम, यानी कि ऊर्जा बचाने का नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो उत्पत्ति किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति बल लगाते हैं पत्थर में, तो बल किस में चला गया? पत्थर में। इसलिए दोस्तों ऊर्जा का ना तो उत्पत्ति किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा का दोस्तों विनाश किया जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसको दोस्तों छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा।
कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को P से सूचित करते हैं और शक्ति बराबर दोस्तों सूत्र होता है कार्य गुना समय। इस बात को याद रखिएगा। और शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आप लोग जेम्स वाट का नाम दोस्तों सुने होंगे। जेम्स वाट शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। वाट, यहाँ ऊपर चंद्र बिंदु होगा, वाट। जेम्स वाट के नाम पर ही दोस्तों शक्ति का SI मात्रक वाट पड़ा है, क्योंकि भाप इंजन का जो व्यक्ति खोज किए हैं उसमें शक्ति का खोज हुआ था, इसलिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ध्वनि 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 गुजरने के लिए माध्यम चाहिए। जैसे वायु एक माध्यम है, कांच, जल, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में ध्वनि गमन कर सकते हैं, आवाज़ गमन कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। ध्वनि का सबसे अधिक चाल ठोस में होता है। ध्वनि का दोस्तों सबसे अधिक चाल किस में होता है? ठोस में। जब हम लोग दोस्तों बचपन में स्कूल जाते थे तो अपना कान दोस्तों कहाँ लगाते थे? डेस्क पर, और उसको उंगली से टच करते थे डेस्क को, तो कान में दोस्तों बहुत आवाज़ सुनाई देता था। कान को दोस्तों डेस्क पर रख देते थे और उंगली से डेस्क को उंगली से ठोकते थे, तो कान में दोस्तों बहुत आवाज़ आता था। तो दोस्तों ठोस वस्तु में आवाज़ अधिक गमन करता है और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता। इस बात को याद रखिएगा। आखिर निर्वात में ध्वनि गमन क्यों नहीं करता? निर्वात का अर्थ होता है शून्य, जहाँ पर हवा नहीं है। तो निर्वात में इसलिए दोस्तों ध्वनि गमन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें दोस्तों कण नहीं होता है। वायु जो है दोस्तों इसमें धूल कण होता है, और दोस्तों निर्वात में वायु नहीं है तो उसमें धूल कण नहीं होते हैं, उसमें एक कण दूसरे कण को सक्रिय नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं सुन पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कार है दोस्तों, ये मान लीजिए कार में कोई व्यक्ति है, शीशा बंद कर लेते हैं और उससे आवाज़ लगाते हैं तो बहुत सुनने में समस्या होता है। तो क्यों दोस्तों? उसमें ये चेंज कर लेता है ना, बंद हो जाता है, तो ये आवाज़ जो है नहीं आ पाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। ध्वनि के लिए अच्छा माध्यम है। अगर पूछा जाएगा दोस्तों ध्वनि के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है, तो वायु है। इस बात को याद रखिएगा। और ध्वनि सबसे अधिक गमन किस में करेगा? ठोस में पड़ेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कि ध्वनि के लिए अच्छा माध्यम वायु है, लेकिन सबसे अधिक गमन किस में करता है ध्वनि? तो ठोस वस्तु में। कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। तरंग एक विक्षोभ है। पूछेगा दोस्तों तरंग क्या है? एक विक्षोभ है जो माध्यम में उपस्थित कण को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, तब जाके दोस्तों आवाज़ सुनाई देता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग है, जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करती है। ध्वनि तरंग दैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य तरंग है, जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करते हैं। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंग में संचरण की दिशा समांतर होती है। ये देख रहे हैं दोस्तों, समांतर होता है, सीधा होता है। ये देख रहे हैं दोस्तों, सीधा होता है। इसमें ऐसे नहीं होता है ऊपर नीचे, सीधा। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, जहाँ पर तरंग का घनत्व अधिक होता है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर तरंग का घनत्व अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा, यहाँ घनत्व अधिक है ना, इसको संपीड़न बोलेंगे। यहाँ घनत्व अधिक है, संपीड़न बोलेंगे। ये दोस्तों क्या है? ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग। इसमें जब दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग को गुजारा जाता है तो ये समांतर में दोस्तों यहाँ से वहाँ जाते हैं तरंग।
तो उसी कहते हैं। जैसे ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ये समांतर में रूप में गमन करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और संपीड़न को क्या सी से सूचित करते हैं। संपीड़न का अर्थ दोस्तों ये होता है कि वस्तु को दबाना। जैसे गैस सिलेंडर में हम लोग गैस को दबा के रखते हैं ना, घर में जो गैस सिलेंडर है ऐसे वाला दोस्तों, इसमें 14-15 किलोलीटर जो गैस इसमें अटता है, तो कैसे अट जाता है, इसमें गैसों को संपीड़ित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पर तरंग जब गुजरते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, तो बीच में दबाव बनाते हैं कहीं कहीं पर, उसी को कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। और विरलन, और जिसमें ये दोस्तों जहाँ पर घनत्व कम मात्रा में रहता है उसको विरलन कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग का मात्रक मीटर होता है। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, पूछा जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। भूकंपीय तरंग दोस्तों, पी जो है, पी तरंग जो खतरनाक तरंग होता है, भूकंप का पी तरंग, ठोस द्रव गैस तीनों में जो गमन करते हैं, ये बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। ये पी तरंग जो है, ये पी तरंग क्या है दोस्तों, तो पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि जो है कौन तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। स्प्रिंग में जो तरंग गमन करते हैं कौन तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ये संपीड़न तथा विरलन के रूप में चलती है। जहाँ पे बीच में अधिक होगा उसको संपीड़न कहेंगे, और जिसमें घनत्व बीच में कम रहेगा उसको विरलन कहेंगे। और नेक्स्ट दोस्तों आगे हम लोग समझेंगे अच्छा से। देखिए दोस्तों, ये क्या है, स्प्रिंग है ना। ये दोस्तों समांतर रूप में जो कंपन गमन करते हैं, तरंग गमन करते हैं, यहाँ दोस्तों तरंग यहाँ अधिक है ना स्प्रिंग, तो इसको ही कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। ये दोस्तों किसका उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग का। यहाँ अधिक और ये बीच में है ना, इसको कहते हैं संपीड़न। ये संपीड़न है, इसको सी से सूचित करते हैं। अब बीच में दूर दूर स्प्रिंग है, इसको कहेंगे विरलन। ये अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण है। इस बात को दोस्तों समझ गए होंगे। यहाँ पे घनत्व अधिक है ना स्प्रिंग का, इसको कहते हैं संपीड़न। यहाँ पे घनत्व जो दोस्तों कम है, इसको कहते हैं विरलन। विरलन को आर से सूचित करते हैं, तो समझ गए होंगे। आप देखिए अनुप्रस्थ तरंग, ये तरंग ऊपर नीचे गमन करते ऐसे 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 जाएंगे। ये तरंग, ये विद्युत वाला जो तरंग ऐसे ऐसे जाते हैं ना दोस्तों ऊपर नीचे, विद्युत वाला तरंग। करंट कैसे जाता है, सरल रेखा में नहीं जाता है। आपको अगर दोस्तों करंट लगा होगा तो पता होगा, ऐसे ऐसे धुक 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 लगता है करंट, रुक रुक करके ये ऐसे जाता है, ये ऊपर नीचे। तो ये तरंग दोस्तों लंबवत होती है, लंबवत है, और ऊपर नीचे होती है। इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, पूछा जाएगा। ये तरंग दोस्तों बिना के तार में होता है, उस सब में लंबवत। दोस्तों समझ गए, ऐसे जो तरंग होगा ऊपर नीचे, उस तरंग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तरंग गैस में गमन नहीं करती है। ये दोस्तों लिखा हुआ तरंग जो है, ये तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग जो है, ऊपर नीचे वाला ये जो तरंग है, ये तरंग गैस में गमन नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा। परीक्षा में पूछेगा अनुप्रस्थ तरंग किस में गमन नहीं करता है, तो गैस में नहीं करता है। दोस्तों इसमें समझ गए होंगे। अनुदैर्घ्य तरंग को दोस्तों समझ गए, ये सरल रेखा में गमन करता है दोस्तों, सरल रेखा। और ये तरंग अनुप्रस्थ तरंग ऊपर नीचे करता है। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। समय को टी से सूचित करते, इस बात को याद रखिएगा। आवृत्ति को एफ से। प्रति एकांक समय में किसी तरंग द्वारा उत्पन्न दोलन की संख्या को
आवृत्ति कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर में 1 दोलन है, 2 दोलन है, 3 दोलन है, ऊपर वाला, नीचे में 2 दोलन है, इसी को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक दोस्तों हर्ट्ज होता है। दोस्तों ये पूछा जा सकता है बीपीएससी में, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, तो हर्ट्ज होता है। ये दोस्तों आवृत्ति वाला सूत्र है 1/T। ये टी दोस्तों समय होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग ये याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग जो है समांतर में होता है। इससे दोस्तों पहले पढ़े हैं, ध्वनि का जो तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि जो है दोस्तों समांतर रूप से गमन करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। भूकंप का जो पी तरंग है वो समांतर रूप से गमन करता है, इसलिए उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और बीना का तो दोस्तों तार होता है बीना वाला, वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम सब में कौन दोस्तों क्या तरंग है, तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, ध्वनि का तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि का तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखिएगा। अनुदैर्घ्य तरंग, उसमें 2 अनुदैर्घ्य तरंग, तो ये बीच में दोस्तों घनत्व अधिक होगा, उसको संपीड़न बोलते हैं, याद रखिएगा। ये समांतर रूप में गमन होता है। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग ऊपर नीचे होता है। जैसे अनुप्रस्थ तरंग का बहुत बढ़िया उदाहरण दोस्तों, आप लोग अगर तालाब में एक पत्थर फेंकिएगा, उसमें कंपन उत्पन्न होता है तालाब में। ऐसे तालाब में जब दोस्तों कंपन उत्पन्न होता है ऊपर नीचे, उसी को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ऊपर नीचे होगा। देखने को दोस्तों पानी सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। यदि कोई तरंग 1 सेकेंड में 50 बार कंपन करती है, 1 बार कंपन किया, 2 बार कंपन किया, 3 बार कंपन किया, 4 बार कंपन किया, 5 बार कंपन किया, 6 बार कंपन किया, तो आवृत्ति कितना होगा, 50 होगा। समझने के लिए, अगर कोई तरंग 1 सेकेंड में 50 बार कंपन करती है तो आवृत्ति कितना होगा, 50 होगा। इस बात को याद रखिएगा। यह है दोस्तों आयाम। मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं और इसका मात्रक मीटर होता है और आयाम को ए से सूचित किया जाता है। ये दोस्तों मध्य बिंदु है, मध्य ये रेखा में है, ये बीच की जो दूरी है इसी को आयाम कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, आयाम होगा। इसको ए से सूचित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों बीपीएससी में अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में पूछा जाएगा। जैसे भूकंप का पी तरंग जो है कौन सा तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ये बीपीएससी में पूछा गया था। तो दोस्तों और बताते रहेंगे कौन से अनुप्रस्थ तरंग है और कौन दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग है, और दोस्तों हम बताते ही रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। दोस्तों मान लीजिए कोई रूम है, रूम में अगर क्या होगा दोस्तों, इसमें ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल दोस्तों बढ़ जाएगा। स्पीड जिसको कहते हैं, ध्वनि का चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। उदाहरण, वायु में ध्वनि की चाल है, जब 0 डिग्री रहेगा ध्वनि का चाल दोस्तों क्या होता है, 331 मीटर -1। इसको ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, जब 0 डिग्री रहेगा चाल, 0 डिग्री क्या होता है, 331 मीटर -1। कहीं पे दोस्तों 332 भी लिखा रह सकता है एनसीईआरटी में, तो घबराइएगा नहीं। कहीं पर 331 भी रहता है लिखा हुआ 300। ये दोस्तों पूछा जा सकता है बीपीएससी में, इनको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जब वही रूम का तापमान क्या कर दिया जाएगा, 32 डिग्री। अब दोस्तों रूम का तापमान कितना है, 32 डिग्री है, तब इसमें ध्वनि का चाल कितना होगा रूम में, 334 मीटर -1।
के बराबर होगा। तो दोस्तों क्या पहले 0 डिग्री था रूम का तापमान, तो 331 था, और जब 22 डिग्री तापमान हो गया है 22 डिग्री रूम का, तो 334 मीटर -1 इसका मान हो जाता है ध्वनि का। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जब रूम का तापमान दोस्तों 1 डिग्री बढ़ता है तब ध्वनि कितना बढ़ेगा? 0.6 मीटर -1 के स्पीड से ध्वनि बढ़ेगा। मान लीजिए रूम का तापमान 1 मीटर और बढ़ गया तो ध्वनि कितना और बढ़ जाएगा? तो 0.6 मीटर -1 प्रति इतना बढ़ता है। अगर तापमान एक बार बढ़ेगा तो 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का स्पीड इतना बढ़ेगा, 0.6 मीटर -1 के बराबर बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो नहीं समझे हैं तो फिर से देख लीजिएगा। करते हैं दोस्तों वीडियो को ख़त्म।